गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना नया वीडियो बना रहे हैं हम उसके अंदर जो आगे का सवाल देखेंगे, लेकिन आगे के सवाल देखने से पहले मैं अपने जो एक पुरानी बात हमने 11वीं कक्षा में पढ़ चुके थे उसके ऊपर फोकस कराता हूँ और उसके बाद अपने सवाल के ऊपर चले जाते। जैसे कि मैंने लिखा है ध्रुवीय विलय प्लस ध्रुवीय विलायक, तो विलयता उसकी क्या होगी? अधिक। अध्रुवीय विलय प्लस अध्रुवीय विलायक, तो उसमें भी विलयता क्या होगी? अधिक। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विलय का स्वभाव ध्रुवीय है, विलायक का भी स्वभाव अगर ध्रुवीय है, तो विलयता क्या होगी? अधिक। वैसे ही विलय का स्वभाव अध्रुवीय है और विलायक का भी स्वभाव अगर अध्रुवीय है तो विलयता क्या होगी? अधिक। ये हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके थे। उसी के आधार से अपना एक नया टॉपिक है वो देख रहे हैं जो आप जानते ही हो। दोबारा फिर भी मैं रिवीजन कर देता हूँ। अगर दोनों ध्रुवीय परिस्थिति में हो तो उस विलय और विलायक, उस विलायक में विलय अधिक घुल जाएगा। वैसे ही विलायक जिस स्वभाव में है उसी स्वभाव में अगर विलय होगा तो भी विलयता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब उसी के आधार से आपको सवाल बनाकर मैंने आपको बता रहा हूँ, गैस रूपी विलय की द्रव विलायक में विलयता पर असर करने वाले परिबल समझाइए। यानी जो अपना विलय है वो कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। विलायक अपने कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो उनके ऊपर कौन कौन से परिबल जो असर करेंगे? तो ऐसे 3 पदार्थ है। एक तो उनका स्वभाव, दूसरा है तापमान, और तीसरा है दाब। तीसरा क्या है? दाब। अब पहले स्वभाव की बात करेंगे तो वो तो मैंने वीडियो बनाने के समय ही आपको बता दिया था। अगर दोनों का स्वभाव, विलय और विलायक का स्वभाव अगर समान होगा तो विलयता अधिक होगी, और विलय और विलायक का स्वभाव अगर मान लो भिन्न भिन्न है तो विलयता क्या होगी? कम। तो यहाँ पे वैसा ही एक उदाहरण आपको बता दिया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों अध्रुवीय गैस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अध्रुवीय गैस। पानी कैसा है? ध्रुवीय होगा, वो कम विलय होगी, जबकि अध्रुवीय इथाइल अल्कोहल में अधिक विलय है। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। ये अध्रुवीय विलय गैस थी, वो ध्रुवीय विलायक में कम विलय है, जबकि अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय है, क्योंकि दोनों का स्वभाव क्या होगा? समान होगा, इसीलिए वो अधिक विलय है। यहाँ पे दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, इसीलिए कम विलय है। वैसा ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, दोनों का स्वभाव कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। तो वो पानी का भी स्वभाव क्या है? ध्रुवीय है। तो दोनों ध्रुवीय होने के कारण वो एमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस पानी में क्या होगी? अधिक विलय होगी, जबकि इथाइल अल्कोहल में वो कम विलय होगी। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों गैस का स्वभाव क्या था? ध्रुवीय था, जबकि इथाइल अल्कोहल का स्वभाव क्या है? अध्रुवीय है। अध्रुवीय होने के कारण उसमें वह कम विलय होगी। अब उसके बाद की हम बात कर देते हैं, जैसे कि तापमान। तो तापमान पर क्या होता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो गैस रूपी जो विलय होता है वो द्रव विलायक में उसकी विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ध्यान में रखने वाली बात है। वैसे सिंपल है कि जब भी आप गैस रूपी जो विलय होगा उसको द्रव विलायक में विलय करोगे तो तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई कम क्यों होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब तापमान बढ़ाने पर गैस के अणु विलयन में से बाष्प बनकर क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तापमान बढ़ाने पर गैस के जो अणु हैं वो विलयन में से बाष्प बनकर क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अब बाष्प बनकर जब विलय के अणु दूर हो जाएंगे तो उसकी विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने जो लिख भी दिया है, ल-सेटनियर नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपक प्रक्रिया में तापमान बढ़ाने पर विलयता कम होती है। यानी वैसे ही ऊष्माक्षेपक प्रक्रिया और आप तापमान दे रहे हो तब उसकी विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा विलयता कम हो जाएगी। अब वैसे ही हम दाब की बात करेंगे तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे विलयता बढ़ेगी। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे विलयता बढ़ती है, और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विलयता कम होती है। ये तीनों जो
गैसीय विलय पर असर करने वाले परिबर थे। उसी के आधार से अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेते हैं किताब से। उसी के आधार से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेनरी का नियम समझाइए, उसकी मर्यादा एवं उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हेनरी का नियम क्या है वो हम देखते हैं। हेनरी के नियम के आधार से उसने जो इक्वेशन दिया है उसके बारे में हम देखते हैं, उसका नियम देखते हैं और उसकी मर्यादा और उपयोगिता देखते हैं। तो सबसे पहले नियम के अंदर आप लिखोगे, सन 1803 में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैस रूपी विलय और द्रव विलायक में विलयता गैस के दाब के बीच के जो संबंध के बारे में समझाया था। और वो संबंध क्या है, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में उसका आंशिक दाब P, ध्यान में रखना है, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। यानी संबंध क्या था, आंशिक दाब P और गैस के मोल अंश x दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे उसके आधार से जो उसका इक्वेशन बनेगा P प्रोपोर्शनल x, P क्या है, गैस का आंशिक दाब, x क्या है तो गैस के मोल अंश, उन दोनों के बीच क्या कहा हमने, समानुपाती। तो समानुपाती का चिन्ह आ गया, हमने लिखा प्रोपोर्शनल। अब इसी प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए KH में रख रहा हूँ, जो हेनरी का क्या है, अचरांक स्थिरांक भी हम कह सकते हैं। यानी कि हमने KH जो हेनरी के स्थिरांक को रखा, यानी हमारे पास हेनरी का इक्वेशन बन जाएगा P प्रोपोर्शनल x इज इक्वल टू P इज इक्वल टू KH इंटू x। ये हमारा हेनरी का सूत्र बन जाएगा। हेनरी का नियम मैं दोबारा देता हूँ, किसी गैस का वाष्प अवस्था में उसका आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के साथ समानुपाती होता है। अब हमें यदि स्थिर ताप पर आंशिक दाब P विरुद्ध गैस के मोल अंश x के आलेख खींचे तो वह हमें कैसे प्राप्त होगा, सीधी रेखा में प्राप्त होगा। यहाँ आप देख रहे हो हमने आंशिक दाब P के कुछ रीडिंग लिखे हैं और यहाँ पे हमने गैस के मोल अंश के कुछ रीडिंग लिखे हैं, और जिसका जो हमें जो आलेख है वो कैसे मिल रहा है, हमें सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है। आलेख हमें कैसे मिल रहा है, सीधी रेखा में मिल रहा है। और आलेख के आधार से हम बता सकते हैं कि H का मान बढ़ने पर विलयता क्या होती है, घटती है। ये आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे जो KH का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विलयता क्या होगी, कम होगी। अब KH का मान कैसे प्राप्त होगा, तो जो ढाल की जो वैल्यू होती है वो हमें क्या मिलेगी, उसके आधार से क्या मिल जाएगा, KH मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात आपको यही ध्यान में रखनी है, KH का मान बढ़ने पर विलयता क्या होती है, घटती है। अब दूसरी उसमें एक और लाइन में जोड़ देता हूँ, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर KH का मान बढ़ेगा। अगर KH का मान बढ़ेगा तो विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। KH का मान बढ़ने पर विलयता कम होती है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे KH का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर हमने और कुछ नहीं किया है, जो हेनरी का नियम था उसमें जो आंशिक दाब P और जो मोल अंश दोनों जो समानुपाती थे उसके विरुद्ध हमने आलेख खींचा, तो वो आलेख हमें कैसे प्राप्त होता है, सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अब इसी के आधार से हम हेनरी के नियम की मर्यादाएं और उसके उपयोग देखेंगे। हेनरी के नियम की सबसे पहली मर्यादा, यदि उच्च तापमान और निम्न दाब पर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी तो ही यह नियम लागू होगा, वरना यह नियम लागू होने वाला नहीं है। दोबारा बोल देता हूँ, उच्च ताप और निम्न दाब पर गैस अगर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी तभी यह नियम लागू होगा, वरना यह नियम लागू होने वाला नहीं है। दूसरी उसकी मर्यादा, विलय और विलायक दोनों के बीच ना तो संगठन होना चाहिए ना ही विघटन होना चाहिए, तभी यह नियम लागू हो सकता है। यानी विलय और विलायक के बीच ना तो संगठन होना चाहिए ना ही विघटन होना चाहिए, तभी यह नियम जो लागू हो सकता है। तीसरी उसकी मर्यादा है, विलय और विलायक एक दूसरे के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया
नहीं करने चाहिए, ना ही कोई यौगिक बनाने चाहिए, तभी यह नियम लागू हो सकता है। यानी 3 मर्यादा हुई और ये तीसरी मर्यादा थी विलय और विलायक एक दूसरे के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करे, कोई यौगिक ना बनाए, तभी यह नियम लागू हो सकता है। अब 3 मर्यादा के बाद हम उसकी उपयोगिता के बारे में देखते हैं। तो उपयोगिता में सबसे पहली उपयोगिता शीत पेय पदार्थ, शैंपेन, सोडा वाटर की बनावट, इन सब में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक दाब से बढ़ाने पर बोतल में भरे जाते हैं, जिसमें हेनरी का नियम की उपयोगिता होती है। आप सभी को पता, हम सभी ने सोडा पी होती है, उस सोडा में आपको पता है अधिक दाब से हम कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पसार करते हैं। कौन सी गैस को पसार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जिसमें ये हेनरी का नियम काम आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अपने फेफड़ों में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन गैस, हम सबको पता है कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस जाती है, और जब ये ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब अधिक होने पर वो हीमोग्लोबिन किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ मिश्र होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। यानी जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका आंशिक दाब बढ़ जाएगा और वह हीमोग्लोबिन के साथ मिश्र होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा संकीर्ण बना देती है। और जब ये जो दाब, आंशिक दाब घटने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन वापस से मुक्त हो जाती है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यानी जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ जाए तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिश्र होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाए, तब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से वापस ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण उपयोग, समुद्र में जो गोताखोर जो गहराई में जाते हैं, वह जो सबसे पहले सिलेंडर के अंदर 2% ऑक्सीजन गैस और 98% हीलियम ले जाते थे। यानी पहले जो सिलेंडर में जो गोताखोर होते थे वो समुद्र की गहराई में जाने के लिए 2% ऑक्सीजन और 98% जो हीलियम वाला सिलेंडर ले जाते थे अपने जो समुद्र की गहराई में श्वास लेने के लिए। लेकिन अभी हाल के समय में 56.2% नाइट्रोजन गैस, 32.1% ऑक्सीजन गैस और 11.7% हीलियम गैस वाले सिलेंडर ले जाते हैं। यानी आपको ये भी OMR के तौर पे आ सकता है कि गोताखोर जो समुद्र की गहराई में जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन का प्रमाण कितना है? 56.2%। ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? 32.1%। हीलियम गैस का प्रमाण कितना होता है? तो 11.7%। ये तीनों हेनरी के नियम की उपयोगिता है। यानी आपको हेनरी का नियम पता चल जाएगा, हेनरी के नियम का सूत्र ध्यान में रखना है, उसके बाद उसका जो आपको आलेख दौड़ना है, आलेख दौड़ने के बाद उसकी 3 मर्यादा और 3 उपयोगिता आपको बतानी है। अब इसी के आधार से जो सवाल है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।